तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का 8वां सेट है। इससे पहले ऑलरेडी 7 सेट हो चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जो लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 8। तो 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन दिया है विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो और शिबू सोरेन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिबू सोरेन। गुरुजी के नाम से, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है, शिबू सोरेन को जाना जाता है। और ये क्या थे, ये झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे। कौन से आंदोलन, झारखंड आंदोलन के, मतलब झारखंड जो राज्य निर्माण आंदोलन था उसके सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अग्रणी नेता थे। अब शिबू सोरेन को गुरुजी के अलावा दिसोम गुरु भी बोलते हैं। शिबू सोरेन को गुरुजी के अलावा क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु भी कहते हैं। और ये क्या थे, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन जो है झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 बार। और इनके अलावा क्या है, इनके अलावा अर्जुन मुंडा जो है, अर्जुन मुंडा जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक तो शिबू सोरेन जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो है वो 3 बार जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शिबू सोरेन ने जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन ने क्या किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और कब की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना, ये किया था 4 फरवरी 1973। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये एक प्रमुख नेता थे, प्रमुख संगठन के जो निर्माण करता थे उसमें शिबू सोरेन एक प्रमुख नेता थे। इसके अलावा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता थे कौन कौन थे, पहले थे विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण के समय जो प्रमुख नेता थे, पहला थे कौन थे, विनोद बिहारी महतो। दूसरा कौन थे, दूसरा थे ए के रॉय, दूसरा कौन थे, ए के रॉय, जिसको हम लोग अरुण कुमार रॉय के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरे नेता थे, जो तीसरे नेता थे वो कौन थे, वो शिबू सोरेन थे। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, इन तीनों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973, याद रखिएगा दोस्तों, 4 फरवरी 1973 को किया था। और यहाँ कहाँ पे की थी, तो धनबाद में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कहाँ पे की थी, 4 फरवरी 1973 को धनबाद में किया था। और विनोद बिहारी महतो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। विनोद बिहारी महतो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और जो शिबू सोरेन थे इसके महासचिव थे। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या थे, महासचिव थे। और विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा शिवाजी समाज की स्थापना, विनोद बिहारी महतो ने किसकी, शिवाजी समाज की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। शिवाजी समाज की स्थापना कब की थी, 1969, 1969 को विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की। ए के रॉय ने किसकी स्थापना की थी, ए के रॉय ने किया था मार्क्सवादी समन्वय समिति। किसकी स्थापना की थी, मार्क्सवादी समन्वय समिति। ए के रॉय ने किसकी स्थापना की थी, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी। कब किया था इन्होंने, मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971। कब किया था, 1971। और शिबू सोरेन ने क्या था, सोनत संथाल समाज, सोनत संथाल समाज कब किया था, 1970 को। कब किया था, 1970 को। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 1973 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, धनबाद में हुआ था। कौन कौन इसके जो नेता थे, वो थे विनोद बिहारी महतो, ए के रॉय, अरुण कुमार रॉय, और तीसरे थे शिबू सोरेन। इन तीनों ने
अलग अलग संगठन की स्थापना की थी, जैसे शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी 1969 को। ए के रॉय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी 1971 को। और शिबू सोरेन ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव थे, उन्होंने सोनित संथाल समाज की स्थापना की थी 1970 में। और जो जेएमएम था, झारखंड मुक्ति मोर्चा था, जो जेएमएम था झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जेएमएम था झारखंड मुक्ति मोर्चा था, उन्होंने पहली बार 1980 का जो चुनाव हुआ था, पहली बार 1980 का जो चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें क्या हुआ था, 13 सीट जीते थे, 13 सीट जीते थे। और 13 सीट जीतकर इन्होंने क्या था, विधानसभा में प्रवेश किया था। 13 सीट जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेएमएम जो था, झारखंड मुक्ति मोर्चा था, कब पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा में प्रवेश किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 1980। कितने सीट जीते थे, 13 सीटों से उनको जीत मिली थी। अब हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं और उनके उपनाम हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है किसुन साहब। किसको कहा जाता है, किसुन साहब जो है वो किसका उपनाम है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विल्किंसन। क्या हो जाएगा, विल्किंसन। जो किसुन साहब था वो किसका उपनाम था, विल्किंसन। अब दूसरा है भगवान बिरसा, धरती आबा और विश्व पिता का अवतार। ये किसको कहा गया है, ये बिरसा मुंडा को कहा गया है। बिरसा मुंडा को क्या कहा गया है, धरती आबा, भगवान बिरसा और विश्व पिता का धरोहर। ये तीनों किसको कहा गया है, बिरसा मुंडा को। अब तीसरा है मरांग गोमके या मुंडा राजा। किसको कहा गया है, क्या, मरांग गोमके, मरांग गोमके या फिर मुंडा राजा। ये किसका उपनाम है, तो ये उपनाम है जयपाल सिंह का। ये किसका उपनाम है, जयपाल सिंह का उपनाम। आपसे पूछा जा सकता है कि मरांग गोमके या फिर मुंडा राजा किसे कहा जाता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह। फिर आपसे पूछा जा सकता है हलधर, हलधर किसका उपनाम है। तो हलधर किसका उपनाम है दोस्तों, तो ये उपनाम है हवलदारी रामगुप्त। किसका उपनाम है, हवलधारी रामगुप्त। हलधर किसका उपनाम है, हलदारी रामगुप्त। अब आपसे पूछेगा प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कौन है। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किसका उपनाम है, तो ये है मुकुंद नायक। कौन है, मुकुंद नायक। फिर आपसे पूछ सकता है लिबिन साहब, लिबिन साहब किसका उपनाम है। क्या वो क्या पूछ सकता है, लिबिन साहब, लिबिन साहब किसका उपनाम है, तो ये है फादर लिवेंस, फादर लिवेंस। फादर लिवेंस को लोग लिविन साहब भी कहते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो संथाली साहित्य के भारतेंदु हैं, किसके, संथाली साहित्य के भारतेंदु, वो किसको कहा जाता है, संथाली साहित्य के भारतेंदु। ये किसको कहा गया है, ये कहा गया है डोमन साहू समीर। किसको कहा गया है, डोमन साहू समीर को कहा गया है। संथाली साहित्य के भारतेंदु किसको कहा गया है, डोमेन साहू समीर को कहा गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हरि बाबा किसको कहा गया है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि हरि बाबा किसको कहा गया है, तो वो है डुका हो। डुका हो को क्या कहा गया है, हरि बाबा कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग का जतीन भागा। क्या पूछ सकता है, हजारीबाग का जतीन बागा किसे कहा गया है। हजारीबाग का क्या कहा गया है, जतीन बागा। तो ये कहा गया है राम विनोद सिंह। किसे कहा गया है, राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को जो है वो हजारीबाग का जतीन बागा कहा गया है। फिर आपसे पूछ सकता है छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी किसे कहा गया है, छोटा नागपुर केसरी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह। तो आपको दोस्तों राम विनोद सिंह और राम नारायण सिंह में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे छोटा नागपुर केसरी है, तो केसरी तो नारायण, केसरी आएगा तो उसमें जिक्र नारायण आएगा।
केसरी यानी नारायण का। आपको ऐसे याद रखना है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। हजारीबाग का जतिन बागा जो है वो है राम विनोद सिंह, और छोटा नागपुर केसरी है वो है राम नारायण सिंह। तो ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ, कौन है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी, कौन है, पारसनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4480 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4480 मीटर है। अब पारसनाथ पहाड़ी जो है वो किस जिले में है। तो जो पारसनाथ पहाड़ी है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, गिरिडीह जिले। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है, गिरिडीह जिले में। अब पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है, तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह पहाड़ का हिस्सा है। कौन सी पहाड़, कौन सी पठार का हिस्सा है, गिरिडीह पठार का हिस्सा। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह पठार का हिस्सा है। अगर पारसनाथ को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। अगर पारसनाथ को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा भूभाग है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है वो कौन सा है, वो पाट क्षेत्र है। वो कौन सा है, पाट क्षेत्र। अगर पारसनाथ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो पाट क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है, पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 900 से 1100 मीटर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर। और पाट क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है, तो पाट क्षेत्र फैला है लातेहार में, पाट क्षेत्र फैला है लातेहार में, लोहरदग्गा में, लोहरदग्गा में, और तीसरा जो है गुमला में। तो पाट क्षेत्र का जो विस्तार है ये इन तीनों जिले में। उसके बाद रांची पठार की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, तो रांची पठार की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 600 मीटर है। कौन सी पठार की, रांची का जो पठार है, रांची का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बंगम मांझी नेता था। तो यहाँ पे कौन से आंदोलन का नेता जो है वो बंगम मांझी, बंगम मांझी जो है वो कौन से आंदोलन का नेता था। ऑप्शन दिया गया हरि बाबा आंदोलन, सत्य धर्म आंदोलन, सफा होड़ और सरदार आंदोलन। तो जो बंगम मांझी था, जो बंगम मांझी नेता थे वो कौन से आंदोलन के नेता थे, सफा होड़ आंदोलन। और सफा होड़ आंदोलन किससे रिलेटेड है, सफा होड़ आंदोलन कौन से, लाल हेम्ब्रम। जो इसके प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता थे कौन थे, लाल हेम्ब्रम जो थे वो सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सफा होड़ आंदोलन जो था उसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे, लाल हेम्ब्रम थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल बाबा भी कहते हैं। जिनका जो, अगर आपसे पूछे लाल बाबा किसका उपनाम है तो वो है लाल हेम्ब्रम। और जो लाल हेम्ब्रम ने जो सफा होड़ आंदोलन शुरू किया था वो क्या था, चारित्रिक शुद्धता पे बल किया था। किस पे बल दिया था, चरित्र की शुद्धता पे बल दिया था, चारित्रिक शुद्धता पे उन्होंने ज़्यादा बल दिया था। और इन्होंने, लाल बाबा हेम्ब्रम ने और एक दल का गठन किया था जिसका नाम क्या था, देशो देशो द्वारक, देशो द्वारक दल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है, VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI हम कह सकते हैं। इसमें ये आता ही आता है कि लाल बाबा हेम्ब्रम ने किस दल का गठन किया था, तो वो था देशो द्वारक दल। देशो द्वारक दल का जो गठन था वो लाल बाबा हेम्ब्रम ने किया था, जिनको लाल हेम्ब्रम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था, 1931 में। और सरदारी आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1858 से लेके 95 तक। ये कब हुआ था, 1858 से लेके 95 तक। और जो सफा होड़ आंदोलन है, सफा होड़ आंदोलन किस आंदोलन का पार्ट था। अगर आपसे पूछे सफा होड़ आंदोलन किस आंदोलन का पार्ट था, तो ये था खरवार आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खरवार आंदोलन का ही एक भाग था। सफा होड़ आंदोलन जो था वो खरवार आंदोलन का ही एक भाग था। अब खरवार आंदोलन जो था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1800
1874 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1874 ईस्वी से जो हुआ था वो खरवार आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1874 से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आंसर है 1874। और खरवार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, खरवार आंदोलन के जो प्रमुख नेता, खरवार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? खरवार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे भागीरथ मांझी। कौन थे? खरवार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भागीरथ मांझी। और ये कहाँ के निवासी थे? ये गोड्डा जिला के निवासी थे। गोड्डा का जो तलडीहा गांव, कौन सा गांव था? तलडीहा गांव जो था वो वहाँ के निवासी थे भागीरथ मांझी। और जो खरवार आंदोलन था उसका हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन था तो उसका हजारीबाग, कहाँ पे? खरवार आंदोलन का जो हजारीबाग में नेतृत्व किया वो किसने किया था? वो दुबू बाबा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया? हजारीबाग में इसका नेतृत्व दुबू बाबा ने किया। और खरवार आंदोलन के समय ही क्या किया गया था? खरवार आंदोलन के समय ही 1881 ईस्वी में क्या किया था? जनगणना के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। जनगणना के विरुद्ध क्या किया गया था? जनगणना के विरुद्ध 1881 में आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? दुविधा गोसाई। कौन था? दुविधा दुविधा गोसाई थे इस आंदोलन के नेतृत्व करता। ये सब कब हुआ था? ये सब खरवार आंदोलन के टाइम ही हुआ था। कब हुआ था? 1881 में जनगणना के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? वो थे दुविधा गोसाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? ऑप्शन दिया गया है जतरा भगत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ठेबले उरांव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिबू उरांव, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया उसमें लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो जतरा उरांव जो है वो ताना भगत आंदोलन के शुरुआत करता है, जो शुरुआत किया था। तो ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। और ये कैसा आंदोलन था? ये संस्कृतिकरण आंदोलन था, मतलब संस्कृति पे ज्यादा बल दिया गया था, संस्कृतिकरण आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन कैसा आंदोलन था? ये संस्कृतिकरण आंदोलन। और जो जतरा उरांव थे उनकी मृत्यु 1916 में जेल में हो गई थी प्रताड़ना के कारण जतरा उरांव की जो मृत्यु 1916 में जेल में हो गई थी। और ताना भगत आंदोलन की खास बात यह है कि ताना भगत आंदोलन जो था वो लोग क्या थे? 1921 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, 1921 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उस समय ये क्या किए थे? पहली बार क्या थे? पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ताना भगत आंदोलन जो करता जो थे वो कब पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, तो वो था 1921 में। 1921 में कब? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें पहली बार क्या थे? ताना भगत आंदोलनकर्ता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे पहली बार। और इन्होंने क्या किया था? 1940 में क्या था? रामगढ़ अधिवेशन। 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस समय उन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को क्या किया था? 400 रुपए की थैली भेंट की थी। 400 रुपए की थैली भेंट की थी। कब की थी? 1940 में, जब रामगढ़ में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय उन्होंने महात्मा गांधी को 400 रुपए थैली भेंट की थी। तो ये था ताना भगत आंदोलन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया ताकि आपको याद रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ाघाट। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट कहाँ पर स्थित है? तो बूढ़ाघाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। बूढ़ाघाट कहाँ पे है? लातेहार जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 137
137 मीटर है। बूढ़ाघाट की ऊंचाई कितनी है? 137 मीटर। और किस नदी पर है बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है, वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। बूढ़ाघाट जलप्रपात है किस नदी पर है? उत्तरी कोयल नदी पर है। अब जोन्हा कहाँ पे है? जोन्हा कहाँ पे है? जोन्हा जलप्रपात जो है वो रांची पे है। जोन्हा जलप्रपात कहाँ पे है? रांची पे, जिसकी ऊंचाई कितना है? 17 मीटर, मात्र 17 मीटर जो है वो जोन्हा की ऊंचाई है। और जोन्हा जो जलप्रपात है किस नदी पर है? ये राड़ू नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राड़ू नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात जो है वो राड़ू नदी पर है। अब जो हुंडरू जलप्रपात है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी रांची में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है कितनी है? 74 मीटर। कहाँ पे है? रांची में। किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। उसके बाद आता है दसम जलप्रपात। ये भी कहाँ? ये भी रांची में। दसम जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है। और एक कौन सी नदी पर है? दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कांची नदी पर है। दसम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कांची नदी पर है। तो जोन्हा कहाँ पे है? रांची में, ऊंचाई 17 मीटर, राड़ू नदी पर। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, ऊंचाई 74 मीटर, स्वर्णरेखा नदी पर। उसके बाद आता है दसम जलप्रपात जो रांची में 40 मीटर, कांची नदी पर। और जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है वो लातेहार जिले में है और इसकी जो ऊंचाई 137 मीटर है। ये क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? उत्तरी कोयल नदी पर है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में जो है वो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है दामोदर घाटी प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया गया राजमहल पहाड़ी प्रदेश और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है पलामू प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमहल पहाड़ी प्रदेश। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी प्रदेश। अब झारखंड की जो मिट्टी है वो क्या है? निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड की जो है मिट्टी वो निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से कैसी मिट्टी है? निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अवशिष्ट मिट्टी है। झारखंड की जो मिट्टी है वो निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से कैसी मिट्टी है? अवशिष्ट मिट्टी है। अवशिष्ट मिट्टी का मतलब जो है अवशेष से बनी है। अवशिष्ट मिट्टी का मतलब क्या है? अवशेष से बनी है। झारखंड की जो मिट्टी है वो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। और कैसे अवशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं? जो अवशेष से मिलकर बनती है। अभी क्या है, झारखंड में मिट्टी को कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं। अभी उनको बारे में डिस्कस करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि पंकीली मिट्टी को क्या कहते हैं? पंकीली मिट्टी का जो है स्थानीय नाम क्या क्या है? पंकीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम लोग केवाल केवाल चीटा या फिर नगरा, केवाल चीटा नगरा या फिर गोबरा, केवाल चीटा नगरा गोबरा, हलमाद हलमाद या फिर हासा। तो झारखंड में जो है पंकीली मिट्टी को केवाल चीटा नगरा गोबरा हलमाद हासा के नाम से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? केवाल चीटा नगरा गोबरा हलमाद हासा। केवाल चीटा नगरा गोबरा हलमाद हासा। क्या नाम से जानते हैं पंकीली मिट्टी को? केवाल चीटा नगरा गोबरा हलमाद हासा। इसके बाद आता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? झारखंड में दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या क्या है? तो दोमट मिट्टी को क्या बोलते हैं? खेरसी, खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और आराहासा। आराहासा, तो ये दोमट मिट्टी के उपनाम है। खेरसी, चेरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। खेरसी, चेरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। खेरसी, चेरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। ये थे दोमट मिट्टी के नाम। अगर हम बलुआई मिट्टी की बात करें, बलू जिसमें बालू पाया जाता है, बलुआई दोमट मिट्टी, बलुआई दोमट मिट्टी। तो इसका जो उपनाम है बलुआई दोमट मिट्टी का क्या क्या है? यह है बाला, बाली, बालू है तो इसलिए बाला, गोरिस,
बाला गोरिस जारिया, बाला गोरिस जारिया गिलाट हासा, गिटाल हासा, क्या है गिटाल हासा। ये है किसका उपनाम है, यह स्थानीय नाम है बलवाई दोमट मिट्टी का। क्या क्या है, बाला गोरिस जारिया गिटाल हासा। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।